अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निशा राव है और आप देख रहे हैं निशा राव पॉडकास्ट। और जो आज के हमारे मेहमान हैं वो कॉमरेड हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, औरतों के हकूक़ पर काम करती हैं और मेरी बहुत अच्छी मेंटोर भी हैं और हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, ज़ाहरा ख़ान। और जो मेरे सामने बैठी हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक-ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल हम ठीक-ठाक। आपकी मेंटोर नहीं हैं, आप हमारे जो है वो हमें सिखाती हैं कि ज़िंदगी कैसे जीनी नहीं, चाहिए। नहीं, हमेशा आपने सपोर्ट किया है कोविड के बिल्कुल, दौरान, अभी भी कभी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ तो इंश आप लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, आपकी पूरी टीम मुझे सपोर्ट करती है। आपको बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपने शो में मुझे बुलाया है। अच्छा, कुछ अपने बारे में बताइएगा। आपने स्टार्ट कैसे किया? किस तरह इस फ़ील्ड में आईं? और अपनी फ़ैमिली के बारे में बताइएगा। अ, हम एक बहन है मेरी और 3 भाई हैं। एक भाई की डेथ हो गई है और मास्टर्स मेरा जेंडर स्टडीज़ में था और मास्टर्स भी ऐसे किया कि मेरा जो ग्रेजुएशन है, जो बीएससी है, वो क्लोथिंग टेक्सटाइल में है। तो क्लोथिंग के हवाले से ये था कि ना जो भी है बुटीक का काम करूँगी या कोई डिज़ाइनर होंगी मैं। लेकिन जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया और वो जेंडर स्टडीज़ में था, मेरा 2001 में पास आउट हुई थी मैं। तो थोड़ा-सा दुनिया को जानना शुरू किया कि ये है क्या दुनिया और किस तरीके से लिंक है हम इंटरनेशनली। लोकली भी हम चीज़ों को देख रहे होते हैं लेकिन इंटरनेशनली भी लिंक है, हमारा उस इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो उस पूरे स्टडीज़ ने जो है मुझे बिल्कुल चेंज किया और फिर जेंडर स्टडीज़ था तो ख़वातीन के हवाले से जानना, उनकी हिस्ट्री के बारे में जानना जो हमारी हिस्ट्री से पूरे गायब है। हिस्ट्री भी अगर देखें तो हिस स्टोरी है। हुँ, तो देखा जाए तो हम मर्दों की कहानी पढ़ रहे होते हैं। तो जैसे क्या कहते हैं ना कि लिखी हुई तारीख़ जो है वो मर्दों की तारीख़ है। इसमें औरतों को जो है वो उस तरह से रोल दिया भी नहीं गया और बिल्कुल खींच के निकाल दिया गया बाहर। तो उसके बारे में जानने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला और फिर मेरा थीसिस था होम बेस्ड वर्कर्स के हवाले से और उसके अंदर इमिग्रेंट वर्कर्स पे था। तो इत्तेफ़ाक ये हुआ कि जब प्रैक्टिकल लाइफ़ में मैं आई तो फिर लोगों से मुलाकात होनी शुरू हुई और फिर वो जो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जो मेरा थीसिस है वो बिल्कुल एक मूवमेंट में चेंज हो जाएगा। तो वो फिर एक मूवमेंट में चेंज हुआ और हमने होम बेस्ड वर्कर्स को जो है वो ऑर्गनाइज़ करना लेकिन शुरू पहले से किया। प्लानिंग नहीं थी प्लानिंग आपकी। नहीं थी बिल्कुल भी। तो बस ये सोचते गए क्योंकि मेरा बिल्कुल मैं कहा ना कि एक तो बिज़नेस और डिज़ाइनिंग तरफ से था और दूसरा जो है वो जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी, जो जेंडर स्टडीज़ और बाकी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के हवाले से। तो वो मिक्स होकर फिर इस तरह की मूवमेंट में चेंज हुआ कि जिसमें हमने फिर 2008 में 18 में जो है वो अपना लॉ पास करवाया और सिंध पहला सूबा बना हुँ, जिसने होम बेस्ड वर्कर्स को पहली मर्तबा रिकॉग्नाइज़ किया एज़ अ लेबर। तो ये बहुत बड़ा काम कारनामा मैं समझती हूँ कि हमारा भी था कि हमने अपने आप को रोड पे लाके दिखाया कि देखें सड़कों पे हम मौजूद हैं और इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वरना पहले हमसे ये कहा जाता था कि कहाँ हैं जिनकी आप बात हुँ, करती हैं? कहाँ मतलब कौन से वर्कर हैं? या ये कहा जाता था हमें कि ना जैसे मर्द जो है वो फ़ारिग वक़्त में सिगरेट पीता है, हुँ, पान हुँ। खाता है, तो औरतें भी फ़ारिग वक़्त में काम करती हैं। तो ये मिनिस्टर्स की सारी बातें हम सुनते रहते थे। लेकिन ये है कि बिल्कुल फ़र्मली इसको हमने इन सारी चीज़ों को उठाया और उसके नतीजे में ये हुआ कि पहली दफ़ा इसको रिकॉग्नाइज़ किया पूरे साउथ एशिया में क्या पूरे वर्ल्ड में मैं कहूँ कि सिंध सूबा था कि जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी सपोर्ट किया हमें, बाकी ऑर्गनाइज़ेशंस ने भी सपोर्ट किया और वर्कर्स को उनका राइट मिला। अब ये है कि इनकी रजिस्ट्रेशन का काम सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सोचा कभी नहीं था कि एक जो थीसिस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा या बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा एक पूरे मूवमेंट के अंदर। तो वो उसमें बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, सारे काम जिन्होंने हमें सपोर्ट किया इन सारी चीज़ों में। और ये आइडिया किस तरह से आया जैसे हमने जब ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया तो जैसे मैंने कहा कि मैं डिज़ाइनिंग सारा मेरा हाँ, कॉन्सेप्ट था, बिज़नेस का माइंड था सारा वो सारी चीज़ें। तो जब ट्रेड यूनियंस के साथ मिलना शुरू किया तो फिर उन्होंने कंप्लीटली एक नया आइडिया दिया कि क्योंकि अक्सर हम जब उनको औरतों को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया हमने तो फिर हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ऑर्गेनाइज़ करने से जो है वो राइट मिलेगा नहीं उस तरीके से या जैसे हम समझते थे कि ना कोई इनकलाब ले आएँगे हम और इनकलाब से जो है ना वो तब्दीली आ जाएगी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता पता लगना शुरू हुआ कि इनकलाब थोड़ा-सा जो है वो दूर है। इसके बीच में हमें पॉलिटिकल पार्टी से भी मिलना पड़ेगा, लेबर डिपार्टमेंट से भी मिलना पड़ेगा, बाकी लोगों से भी जुड़ना पड़ेगा इसको इश्यू को रिज़ॉल्व करने के। जब हमने काम शुरू किया था तो जो होम बेस का पूरा सेक्टर था या विमेन वर्कर्स का जो इन्फॉर्मलाइज़ेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसको एज़ अ औरत ही लिया जा रहा था, एज़ अ जेंडर हुँ, हुँ। कंसीडर किया जा यस, रहा था। लेकिन हमने आके इसको बिल्कुल थोड़ा-सा तब्दील ये किया कि जेंडर इश्यू तो है, लेकिन ये वर्किंग क्लास का इश्यू भी है, क्लास इश्यू है। जब तक एग्ज़ैक्टली। हम क्लास इश्यू को नहीं उठाएँगे तब तक ये इश्यू रिज़ॉल्व नहीं होगा।
तब जाके हमने इस पूरे आइडिया को चेंज किया और फिर सिर्फ वुमेन मिनिस्ट्री की नहीं बल्कि लेबर मिनिस्ट्री को भी हमने फिर इसमें इन्वॉल्व करना शुरू किया और इसके नतीजे में फिर ये लॉज बने और अब इनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। इसके साथ-साथ जो है वो आप खुद फैक्ट्रीज़ के अंदर भी देखें कि हुँ, हुँ। जो लोग काम करते हैं, मर्द भी काम करते हैं, औरतें भी काम करते हैं वहाँ पे, वो खुद अब इन्फॉर्मलाइज़ होता जा रहा है, बड़ी तेज़ी से इन्फॉर्मलाइज़ होता जा रहा है कि आप देखें कि यूनिट्स जो हैं वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को दिए जा रहे हैं, जो कि कंप्लीटली इल्लीगल है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं कि जो परमानेंट नेचर की जो जॉब है उसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को नहीं रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप हर फैक्ट्री में चले जाएँ तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम रेगुलरली जो है वो ओपन है यहाँ पे, जहाँ पे आपको मतलब थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम या इन्फॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप लॉ से जो है ना हट के काम कर रहे होते हैं। लॉ के बाइंडिंग नहीं होते हैं कि आपको मिनिमम वेज देना पड़ेगा, हर साल बढ़ाना पड़ेगा वेज को, पेंशन देनी पड़ेगी, सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर हाँ, ये करना वैसे हाँ, पड़ेगा। ये जो औरतें काम कर रही हैं, क्या इनको सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज़ दी जा रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये तो लॉ में है, जितने भी बिल्कुल है, लेबर्स हैं, उनको इसमें रजिस्टर करना बिल्कुल, चाहिए। ये इसके लिए आप मैंडेटरी कोई है। काम कर रहे हैं? जी, बिल्कुल हम कर रहे हैं कि जैसे मैं खुद सेसी की अब गवर्निंग बोर्ड की मेंबर हूँ और मेरी हुँ, ये कोशिश रहेगी कि जितनी ख़वातीन वर्कर्स हैं, एक तो पहले की तादाद कितनी है कि जो हुँ, हुँ, रजिस्टर्ड हैं सेसी के अंदर वो मालूम की जाए, क्योंकि हम 2-3 मीटिंग से माँग रहे हैं लेकिन वो हमें दी नहीं जा रही हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप कि ये एक तादाद पता चले और दूसरा ये कि कितने वर्कर्स को हम बढ़ा सकते हैं, इसकी परसेंटेज रख के हम हर साल में जो है वो इस परसेंटेज को बढ़ाएँ, ताकि जो बेनिफिट है वो वर्कर्स को मिल डायरेक्टली सके। मिले। अगर बीमार होते हैं तो ये हुँ, हुँ, स्टेट की भी ज़िम्मेदारी है, हुँ, प्लस जिसके लिए हम काम करते हैं या जिसके लिए जिन एम्प्लॉयर्स के लिए काम करते हैं वर्कर्स, उनका राइट है ये कि आपकी जब इनकम को बढ़ाते हुँ, हैं हुँ, वो या आपकी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है उनको राइट बनता है राइट कि आप बनता है। उनको जो है वो सोशल सिक्योरिटी दें, पेंशन के इदारों से हुँ, हुँ, रजिस्टर करें, बोनसेस दें उनको, उनके साथ ट्रीटमेंट जो है वो बेहतर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों पे जो है वो कोशिश रहेगी कि हम आगे बढ़ के भी काम करें। और इसलिए इसी तरीके से देखें कि 8 मार्च में जब भी हम करते हैं, हम हाँ, जो वो है मैं वो आपसे वो सवाल करूँगी मेहनतकश रैली का। मेहनत कश औरत हाँ, रैली जो जी, हम जी। निकालते हैं, तो अक्सर देखेंगे सोसाइटी में दो दोहरा-तेरा इस्तेसाल होता है औरतों हुँ, का। हुँ, एक तो जागीरदाराना सोसाइटी में हमें जो है गुलाम से ज़्यादा कोई इज़्ज़त नहीं दी गई है और आज भी देखें तो कारोकारी है, इज़्ज़त हुँ, के नाम पे कत्ल करना है, इल्ज़ामात लग जाना है, पढ़ाना नहीं है लोगों को। तो ये अभी भी बाक़ियात मौजूद है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है मल्टीपल आप इसको देख लें कि कबायली निज़ाम भी है यहाँ पे, जागीरदाराना निज़ाम भी है और सरमायादाराना निज़ाम भी है। और सरमायादाराना निज़ाम में कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जो है हम कमोडिटी हुँ, से ज़्यादा कुछ नहीं एग्ज़ैक्टली, सही कहा। जो है वो इज़्ज़त दी गई है। लेकिन बर्डन भी फिर हमारा शिफ्ट होके बढ़ गया है कि एक तो पहले हम जो सोसाइटी में जो नॉर्म्स थे, सो कॉल्ड नॉर्म्स थे औरतों के खिलाफ, वो बेयर कर रहे थे, लेकिन अब जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आते हैं तो आप फिर वेजेस को आप गैप देख लें कि 30-40% अभी भी गैप है। हुँ, मर्दों को जो वेज मिलते हैं वो औरतों को उस तरीके से नहीं नहीं मिल रहे मिलते। होते हैं। फिर स्टीरियोटाइप जॉब्स हैं कि टीचिंग करनी है या फिर नर्स बनना है। इसके हुँ, अलावा जो अगर कोई और काम में आते हैं तो फिर तो आपको फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसके लिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको जो है ठीक होने की ज़रूरत है। इसलिए बहुत बुनियादी चीज़ें हमने फिर जो है 8 मार्च जो हम हुँ, मनाते हैं हुँ, मेहनत कश औरत रैली, शुरू दिन से जब हम कह अक्सर क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो सोशल नॉर्म्स हैं या सोशल इश्यूज़ हैं उसको तो डिस्कस कर रही होती हुँ, हैं कि पिट रही हैं हुँ। औरतें, एजुकेशन का राइट नहीं है या बाकी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जो वर्किंग वुमेन का जो इश्यूज़ है उसको उस तरह से हाँ, नहीं उठाती मसलन कि हैं। वर्क प्लेस पर जैसे वो जाती हैं, एग्ज़ैक्टली, क्या क्या उनको इस बारे में अवेयर हैं? वो इश्यूज़ आपके पास लेकर आते हैं, जो औरतें वर्क बिल्कुल। प्लेस में उनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? हैरेसमेंट तो कॉमनली आपको हर जगह मिलेगा, मर्दों के साथ भी, औरतों के साथ ज़्यादा। एब्यूसिव लैंग्वेजेज़ जो जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कॉमनली हर जगह होता है, लेकिन उस तरीके से वापस ख़वातीन उस तरीके से आके बयान नहीं कर पाती, क्योंकि अभी भी स्टिग्मा एक मौजूद है ना कि हुँ, अगर हुँ। आपके खिलाफ कोई बदतमीज़ी कर रहा है या आपको गलत अल्फ़ाज़ बोल रहा है, तो वो फिर कहते हैं कि यार घर में पता चलेगा या सोसाइटी में पता चलेगा तो हमारे बदनामी हो हाल जाएगी, बदनामी हाँ, होगी। और पता नहीं काम पर आने देंगे या देंगे, नहीं आने नहीं देंगे, देंगे, तो ये हाँ। सारे इश्यूज़ जो है अभी भी स्टिल स्टिक है। लेकिन ये कि अभी भी सोसाइटी के अंदर ब्रेव औरतें मौजूद हैं, जो समझती हैं कि ये इश्यू अगर वो नहीं उठाएँगी तो आज उसके साथ हुआ है तो कल किसी और के हुँ, साथ हुँ। होगा। तो सोसाइटी में इस तरह से हमेशा औरतें मौजूद रही है, जैसे हमारी फेडरेशन के अंदर भी ख़वातीन जुड़ना जब उन्होंने शुरू किया था, तो वो यही कहते थे, जब हमने जोड़ना शुरू किया था औरतों को उनके राइट्स के लिए कि वो खड़े हों, बात करें, तो ये कहते थे कि यार ये आपको बेच देंगी, ये आपको जो है ना मग़रिब ज़दा बना देंगी, हुँ। ये अच्छा, आपके ये भी साथ ये बहुत कर सुनने में देंगी। आया है कि जी, ये किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, ये एग्ज़ैक्टली। इसके बारे में आपका क्या कहना है?
गलत मफ़रूज़े हैं, क्योंकि सोसाइटी में हमें जैसे हमारे उस्ताद कहते हैं ना कि लोग जो हैं अपनी कम्युनिटी के ज़िम्मेदार खुद नहीं होते हैं। ये सोसाइटी उनको इस तरह से बना देती है, या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उनको जो है ना ये इस तरह से लोगों के बारे में ख़यालात या नज़रियात बनाने पे मजबूर कर देता है। तो माइंडसेट बेसिकली हमने कभी चेंज नहीं किया, और मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे कबायली निज़ाम, जागीरदाराना हुँ, निज़ाम और सरमायादार निज़ाम है। तो बेसिकली माइंडसेट है जिसको आप समझ, मतलब मेरे ख़्याल से इसको चेंज होने की हुँ, हुँ, ज़रूरत है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ बेची जाएगी, तो औरत को भी उसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो है वो इंक्लूड किया कंसीडर जाए। कर हुँ, दिया गया है। तो जब प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे और डिवीज़न ऑफ लेबर को डिस्कस नहीं करेंगे जब तक, तो इश्यू सोसाइटी के अंदर जो है वो ख़वातीन के हवाले से ठीक नहीं होंगे। तो इसलिए जब भी कहते हैं, अक्सर ये कहते हैं कि अगर सोसाइटी में आपको देखना है कि कितनी प्रोग्रेस कर रही है, तरक्की कर रही है, तो वहाँ औरतों की सिचुएशन को आप देख लें। अच्छा आप औरतों के हकूक़ पे काम कर रही हैं, ये इंडस्ट्रीज़ हैं जितनी भी, इसमें कितने परसेंट औरतें काम कर रही होंगी हर इंडस्ट्री में? पाकिस्तान देखिए सबसे लोअर है, हुँ, लोएस्ट रेट है इसके अंदर, बाकी साउथ एशिया में भी और अगर वर्ल्ड में भी देखें जो 39% होता है काउंट, पाकिस्तान के अंदर ओनली 22 या 21% औरतें हैं जो काम कर रही हैं, और जो सबसे लोअर रेट है। तो मैं ये समझती हूँ कि इसमें जो स्टेट की पॉलिसीज़ हैं उसको तब्दील होने की ज़रूरत है। अक्सर आए दिन जो है वो ट्रांसजेंडर्स के बारे में भी यस, जो है वो कुछ ना कुछ कुछ फ़तवे दे हाँ। दिए जाते हैं, औरतों के बारे में भी फ़तवे दिए जाते हैं। तो ये इस तरह से सोसाइटी नहीं चलती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्टेट को अपना नैरेटिव चेंज करना होगा, और ऐसे लोगों की पुष्पनाई रोकनी पड़ेगी कि जो सोसाइटी को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, जो नफ़रत पैदा करते हैं इंसानों के दरमियान। तो अगर वो सपोर्ट करते रहेंगे तो ये सोसाइटी और ख़राब होने की तरफ चली जाएगी, और हमने बहुत, आप देख लें ज़िया-उल-हक के पीरियड के बाद से क्या-क्या हुआ सोसाइटी के अंदर। किस तरीके से जो है वो सोसाइटी का फैब्रिक जो है वो ख़राब किया गया। तो लोगों के ज़हन इस तरह से बना दिया, अब कोई भी कुछ भी कह देता है तो सारे लोग सोचे समझे बगैर पीछे चले जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जला दिया अभी, हुँ, अभी रिसेंटली सवात में मदीने में एग्ज़ैक्टली वाक़या हुआ है। अभी वाक़या हुआ है। इस तरह से एक फैक्ट्री के अंदर एक वाक़या हो गया था हुँ, हुँ, कि एक मैनेजर ने जो है सिर्फ़ कहा कि आप काम करें, और डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, तो हुँ, उन्होंने जो है वो किसी का नाम अ, तौहीन रिसालत और इस तरह के इल्ज़ामात लगा के जो है लोगों को, तो मेरे ख़्याल से सोसाइटी को तब्दील करने में हम सबका किरदार होना हुँ, चाहिए, हुँ। और सबसे ज़्यादा किरदार जो है स्टेट का है। ये स्टेट जो है ऐसे लोगों की जो औरत दुश्मन है, समाज दुश्मन है, माहौल दुश्मन है, ऐसे लोगों की पुष्पनाई जब तक नहीं रोकेंगे तब तक सोसाइटी आगे नहीं बढ़ अच्छा सकेगी। लेबर इश्यूज़ होते हैं, क्या वो लेबर्स कोर्ट में रजिस्टर होते हैं? आप लोग उस पे किस तरह काम कर रहे हैं और कितने केसेज़ हैं? और क्या लोगों को अवेयर है रजिस्टर करवाने के लिए ये केसेज़? लोगों को मालूम है, लेकिन ये है कि आप देख लें कि 60 से ज़्यादा परसेंटेज जो है यूथ है हमारा। हुँ, हुँ। और बहुत सारे यूथ जो है अभी भी अवेयर नहीं है अपने राइट से, लेकिन जो अवेयर है वो खौफ़ज़दा बहुत हैं, क्योंकि काम चाहिए। हुँ, हुँ। यहाँ काम नहीं है, अब काम जो है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे जो ट्रेड की पॉलिसीज़ हैं, हुँ, वो हुँ। उस पे हम काम उस तरीके से करते नहीं हैं, क्योंकि गैस की कीमतें ज़्यादा हैं, बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं, तो इंडस्ट्रीज़ जो है उस तरीके से लग नहीं पा रही होती हैं। या बाहर से अगर ब्रांड काम भी दे रहे होते हैं, तो वो फिर कंप्लायंसेस को देख रहे होते हैं, तो कंप्लायंसेस यहाँ पे हमारे सप्लायर्स जो है नहीं करते हैं। जैसे 1-2 ब्रांड है, मैं जानती हूँ उन ब्रांड्स को, और उन ब्रांड से डिस्कशन भी हो रही है हमारी, वो कंप्लीटली अपने काम को पाकिस्तान में कम कर रहे हैं, और ये सप्लायर्स को मालूम है। काम कम करना मतलब मीन्स कि जॉब है वो जॉब कम हो जाएँगी, मज़ीद कम हो हुँ, हुँ। जाएँगी, और आपको देखें कि ना अक्सर ईद के दौरान जो है, मीठी ईद और छोटी ईद और बड़ी ईद के दौरान जो है वर्कर्स को ज़्यादा निकाला जाता है फैक्ट्री से, ताकि आपको बोनस ना देना पड़े, या बाकी चीज़ें जो है राइट्स जो बनता है उनको ना देना पड़े। तो मेरे ख़्याल से इस पॉलिसीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है, और ये हो सकती हैं, और लोग जो हैं वो काम देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं जिसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, जैसे ड्यू डिलिजेंस का लॉ आ गया है। अब ब्रांड्स को जो है अकाउंटेबल बनाया जा रहा है कि आप जहाँ से काम बनवाते हैं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आप वर्कर्स को जो है उनके राइट नहीं देंगे। हुँ, आप हुँ। वर्कर्स को जो है मिनिमम वेज पे करेंगे, हर चीज़ पे करेंगे। जैसे अली एंटरप्राइज़ फैक्ट्री का आपने ज़िक्र सुना होगा, 2012 के हुँ, हुँ। अंदर जो है फैक्ट्री जो है जली थी, जिसमें जला दी 200 थी, हाँ। जी, जी। जली थी, जो 260 वर्कर्स जो है उसमें शहीद हुए थे। उसके बाद एक पूरी मूवमेंट हमने यहाँ खड़ी की थी। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन भी मेन रोल था उनका, कि हमने 4 वर्कर के केसेस जो है जर्मनी के अंदर किए थे, और जर्मनी में उस केस को ज़िंदा रखा गया, जहाँ सिविल सोसाइटी के लोग थे, जो लेफ्ट के हमारे साथी थे। उन्होंने उस पूरे इश्यू को ज़िंदा रखा, और यहाँ पे भी जो है उस इश्यू को ज़िंदा रखा। इस वजह से ये हुआ कि 6 महीने के लिए एटलीस्ट कोई वर्क जो एम्प्लॉयर था पहली मर्तबा जेल गया है।
और जो सोसाइटी जर्मनी के अंदर जो पूरी डिस्कशन शुरू हुई उसके नतीजे में उन्होंने ड्यू डिलिजेंस लॉ पास किया 2023 में जो है वो 1 जुलाई से जो है वो जनवरी से जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है। तो एक तरह से अकाउंटेबल बनाया जा रहा है सारे ब्रांड्स को। इसी तरीके से पाकिस्तान अकॉर्ड है। पाकिस्तान अकॉर्ड भी जो है वो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं ख़ास तौर पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, उन फैक्ट्रियों को बेहतर बनाने के लिए जो है वो काम हो रहा है यहाँ पे और 50 से ज़्यादा कंपनीज़ ने जो है वो विलिंगली जो है अपने आप को कहा है कि आप इनकी फैक्ट्री को इंस्पेक्ट करें और उसको बेहतर बनाएँ कि किस तरीके से अगर वर्कर अंदर आता है तो वो जल के बाहर ना निकले या बीमारियाँ लेके बाहर ना निकलें। तो ये सारी इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन इन सारी इनिशिएटिव्स में मसला ये है कि इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मेन इशू है हमारा यहाँ पर, कि हमारे पास एक्ट सारे अच्छे-अच्छे मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो इम्प्लीमेंट रहा नहीं हो हो रहे रहा। हैं। तो जो पॉलिटिकल विलिंगनेस है वो कहीं हमें जो है वो नज़र नहीं आती है। तो इसके लिए लेबर मूवमेंट को जो है वो हुँ, हुँ। स्ट्रॉन्ग होने का बहुत ज़रूरी है, और मैं समझती हूँ कि लेबर मूवमेंट जो 70s में थी, कि एक आवाज़ पे जो है वो पूरे रोड बंद हो जाते थे, फैक्ट्रीज़ बंद हो जाती थी और लोग जो है खड़े हो जाते थे एक साथ। मेरे ख़्याल से अब उस मूवमेंट की हमें ज़रूरत है यहाँ पे। और मैं ये भी समझ रही हूँ कि अब आने वाले वक़्तों में लोग समझ रहे हैं, अपने इश्यूज़ को जान रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि 60% यूथ है फैक्ट्रीज़ के अंदर जो जानता भी है अपने लॉस को, लेकिन वो खौफ़ज़दा है कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, खुराक की कीमतें ज़्यादा हैं, दवाइयों की कीमतें क्या ये ज़्यादा जो हैं। लेबर्स आते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि इतना तो आप काम, इतने महीने तो आप काम करेंगे ही करेंगे, ऐसा कोई सिस्टम अपॉइंटमेंट नहीं है? लेटर नहीं है, मैं वही सारी डिस्कशन वही मैं करना चाह रही थी कि ना, हुँ, हुँ। अपॉइंटमेंट लेटर वर्कर्स के पास नहीं है। किसी वर्कर के पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, जो आपके रिलेशनशिप को हुँ, ज़ाहिर करता है कि आप किस फैक्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, किस मालिक के लिए काम कर रहे हैं, और उस एक्ट के उस जो अपॉइंटमेंट है उसके अंदर लिखा क्या-क्या राइट्स गए हैं, आपकी कितनी वेज होगी, आपकी कितनी छुट्टियाँ होंगी। तो पहला ब्लंडर जो है वो यहाँ हुँ, पे ये होता है। दूसरा जो मेन इश्यू आता है हमें यहाँ पर, कि सोशल सिक्योरिटी मैंडेटरी है, कि जो वर्कर आपके पास पहली दफ़ा भी एंगेज हुआ है या आपकी फैक्ट्री के अंदर आया है या काम पे लगा है आपके साथ, आपको सोशल सिक्योरिटी के इदारों से उनको रजिस्टर करवाना है, चाहे वो पेंशन का इदारा है, चाहे वो आपका जो है सोशल सिक्योरिटी का हुँ। इदारा है। सोशल सिक्योरिटी मीन्स जो हेल्थ होती है जहाँ उसमें हेल्थ, एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ैक्टली, जो हेल्थ के हवाले से काम करता हुँ, है। हुँ, जैसे सिंध में सेसी है, मैं गवर्निंग बोर्ड की मेंबर हूँ, हुँ। पंजाब में पैसी है, बलूचिस्तान में बैसी है। तो इन इन इदारों से रजिस्टर करवाना लाज़िम है, और यहाँ पे 70% 80% जो है, वो मतलब रजिस्टर जैसे नहीं। रजिस्टर्ड नहीं, जैसे हमने पिछले साल सर्वे किया था, 350 वर्कर्स का सर्वे किया था। क्लियरली जो हम कहते हैं, बात कहते हैं, वो क्लियरली उस सर्वे से निकल के आई है कि 70, 80, 90% वर्कर्स जो है अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है उनके पास, सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए इसी तरह के केसेस जो हैं हमारे पास आते रहते हैं। तो कुल हमने, अगर पिछले साल मार्च से लेके इस साल तक का अगर मैं बात करूँ, तो कुछ कुछ 700 से ऊपर केसेस हमारे पास आए हैं, और उनमें तकरीबन ज़्यादातर जो केसेस आए हैं वो रिट्रेंचमेंट के केसेस आए हैं, कि विदाउट एनी नोटिस हुँ, उनको निकाल वर्कर को दिया। निकाल दिया जाता है। तो उस पे फिर आप क्या एक्शन ले रहे होते हैं? हमारा एक्शन फिर ये होता है कि हम जो है वो ग्रीवेंस नोटिस लिखते हैं पहले फैक्ट्रीज़ को, हुँ, और अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर लेबर डिपार्टमेंट में हम कंप्लेन करते हैं, और फिर लेबर डिपार्टमेंट फिर बाउंड होता है कि वो एम्प्लॉयर्स को बुलाएँ और वो इस इश्यू को जो है रिज़ॉल्व करें। और बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो फिर उस लेबर डिपार्टमेंट के अंदर जो है रिज़ॉल्व हो जाते हैं। जहाँ रिज़ॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मैनेजमेंट जो है वो किसी तरीके से भी वर्कर को जो है वो कोई राइट देना नहीं चाहती हैं, तो फिर हम फिर कोर्ट जाते हैं, और लेबर कोर्ट की हालत ये है कि वो फिर केसेस जो है वो वो हाँ, लंबे चल रहे पेंडिंग में होते हैं, पड़े पेंडिंग। रहते हैं। आप भी लॉयर हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने केसेस जो है, इवन नॉट ओनली हुँ, लेबर, लेकिन ये है कि बाकी जो केसेस आते हैं किस तरह से पेंडिंग में जो है वो चल रहे होते हैं। तो अदलिया का निज़ाम भी हमारे यहाँ बहुत स्लो है। लेकिन अगर पॉलिटिशियन के हवाले से देखें तो रात के 12 बजे भी हुँ, खुल जाता है उनके एग्ज़ैक्टली। लिए। हाँ, 1 दिन में रिज़ॉल्व हो जाती हैं चीज़ें, 1 दिन में केसेस के जो है ना जजमेंट्स आ जाती हैं, ऑर्डर्स आ जाते हैं। लेकिन वर्कर्स और आम आदमी के लिए जो है ना हुँ। मुश्किलात जो है वो अच्छा, बढ़ती जो रहती हैं। वर्कर्स हैं उनकी उजरत कितनी है? क्या मर्द और औरत की उजरत एक जैसी है और औरतों को क्या मसाइल्स होते हैं? देखिए, जो मिनिमम वेज यहाँ पर है वो 32,000 रुपीज़ है। 32। 32,000 रुपीज़ है जो पिछले साल दोनों हुआ। की, मर्द है या औरत मर्द है? है या औरत है, ये ठीक है। कोई लॉ में इस तरह का जो है सेग्रीगेशन नहीं है कि मर्द को इतना मिलेगा या औरत को इतना मिलेगा। हाँ, हुँ, स्किल्ड वर्कर के वेज अलग होती हैं और हुँ, वो उसकी कैटेगरी के हिसाब से मिलती हैं। लेकिन जो 32,000 जो मिनिमम वेज है हुँ, अनस्किल्ड वर्कर का, उसका मतलब ये है कि जो वर्कर अभी लगा है फैक्ट्री के हुँ, हुँ, अंदर, जो न्यू है, जिसको चीज़ का पता नहीं है या काम नहीं आता है, जो स्किलफुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंसीडर किया जाता है हुँ, सारे वर्कर, और वो 32,000 फिर सब पे लागू होता है, चाहे वो स्किल्ड वर्कर है या हाइली स्किल्ड है, हालाँकि उनकी सैलरीज़ डिफरेंट होती हैं। हाँ, एक तो पहले ये इश्यू है।
दूसरा ये, और वो मिल भी नहीं रही हैं हुँ, फैक्ट्रीज़ के अंदर। दूसरा इश्यू इम्पोर्टेंट ये है कि फैक्ट्री के अंदर क्योंकि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे लोगों को हायर किया जाता है, तो आप जितना काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे। यानी पीस रेट पे कर दिया है उस पूरे काम को, कि जितने पीसेज़ आप ज़्यादा बनाएँगे उतने आपको वेजेस जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। चाहे वो 35,000 हो जाए, 32,000 हो जाए, लेकिन वही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और सारी चीज़ें नहीं है उसके अंदर। और थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में ये है कि सबसे ज़्यादा औरतें हायर होती हैं। और उसका मतलब सीधा-सीधा ये है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का, कि आप लॉ के दायरे-कार से आउट हो जाते हैं। आप जितना काम करेंगे, आएँगे तो काम करेंगे, पैसे मिलेंगे, अदरवाइज़ जो अगर छुट्टी करेंगे या जो भी करेंगे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। फिर आपको छुट्टी जो है औरतों के हवाले से फिर ये है कि अगर मतलब एक टाइम लिमिट तय कर दिया गया है कि वॉशरूम जाने के लिए 5 मिनट का टाइम है, और हुँ, हुँ। वॉशरूम होता भी बड़ा दूर है, और आपको काम से उठना नहीं है, करना है कंटिन्यूअसली काम। अब्यूसिव लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लॉ जो है यहाँ पे एक पास हुआ था 2010 में, वर्क प्लेस हैरेसमेंट एक्ट का। उसके तहत ये है कि हर काम की जगहों पे जो है वो एक एंटी हैरेसमेंट कमेटी होनी चाहिए, विजिलेंस कमेटी होनी चाहिए। कुछ बड़ी फैक्ट्रियों में ये नाम की है, बराए नाम है। ये लोग ब्रांड्स को दिखाने के लिए कि हमारे पास वर्क काउंसिल भी है, हमारे पास वर्कर्स पार्टिसिपेशन कमेटी भी है, हमारे पास कमेटियाँ हैं औरतों की। लेकिन उनके पास कोई अथॉरिटीज़ नहीं है। अगर वो मैनेजमेंट कोई गलती करते हैं, मतलब एक एक मिसाल दूँ एक फैक्ट्री के नाम लिए बगैर, कि एक लड़के ने जो है बदतमीज़ी की खातून के साथ, और उसमें जो है थोड़ी-सी जो है तल्ख़ कलामी हुई है, उसपे मारा है मर्द ने उन औरत को। और फैक्ट्री में जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया गया दोनों के अगेंस्ट। दोनों के लिए अगेंस्ट ये लिया गया कि एक थोड़ी देर के लिए निकालते हैं लेकिन दोबारा हायर कर हुँ, दिया। हुँ। मतलब ये क्या आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या क्या किस तरीके का एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं बाकी वर्कर्स के लिए, कि आप मारेंगे किसी को भी, औरत को मारेंगे या कुछ भी करेंगे और कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। मतलब जो मेंटल टॉर्चर होता है खवातीन के साथ, मर्दों के साथ भी होता है, लेकिन खवातीन के साथ जो सोसाइटी में जो कुछ होता है, उसको कहीं हम मेजर नहीं कर सकते हैं। जो सोसाइटी में हम फिर ये डबल जो है प्लस आप कर लें इसको, कि ज़हनी मरीज़ जो हुँ, है हुँ, वो हुँ। बनते चले जाते हैं यहाँ पे, और फिर सोसाइटी इस तरह से ग्रो नहीं करती है। जब आप मर्द भी ज़हनी मरीज़ हों, औरत भी ज़हनी मरीज़ हों, जब आपका गुस्सा ना निकल रहा हो और सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशन उस का शिकार होते हैं जब। एग्ज़ैक्टली फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, तो काम ना बेहतर तरीके हुँ, से प्रोडक्शन हो सकती है, ना आप जो है वो एक फ़िज़िबल एनवायरनमेंट बना सकते हैं कि जहाँ हम सोसाइटी को एक अच्छे काम की तरफ आगे बढ़ाना की तरफ अच्छा ले इसका जाएँ। सॉल्यूशंस क्या होगा कि देखिए, क्या सॉल्यूशन ये है कि सॉल्यूशंस लॉ हैं? सॉल्यूशन तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहली जो सॉल्यूशन है, एक लेबर मूवमेंट की ज़रूरत है हमें, हुँ, जो हुँ। अब नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हम फ्रेगमेंटेड है, जैसे आपने कहा कि औरतों की मूवमेंट भी हुँ, हुँ। फ्रेगमेंटेड है, वर्कर्स की मूवमेंट भी फ्रेगमेंटेड, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक लेबर मूवमेंट की ज़रूरत है, और इतनी ताकत होनी चाहिए कि फिर पॉलिटिशियंस भी हमारी बात सुनेंगे उसके नतीजे में, और लेबर डिपार्टमेंट बिल्कुल ठीक तरीके से काम करेगा, और एम्प्लॉयर्स भी जो है वो उनका जो राइट बनता है वो उनको मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन, जी बिल्कुल मिलेगा। दूसरी बात ये इम्प्लीमेंटेशन की, हुँ, हुँ। जो लॉज़ मौजूद है, लॉज़ अच्छे मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो दान है यहाँ पे। तो इम्प्लीमेंट अगर होना शुरू हो जाएगा, मतलब अगर 32,000 वेज है तो फिर सबको मिलनी चाहिए। हुँ, हुँ। स्किल वर्कर की वेज 36,000 है या उससे ऊपर है, तो वो मिलनी चाहिए फिर वर्कर को। सोशल सिक्योरिटी से अगर रजिस्ट्रेशन करनी है तो फिर करवानी है उनको, उन सारे वर्कर्स को। तो ये 2-3 स्टेप हैं कि जिसके थ्रू जो है हम समझते हैं कि चीज़ें बेहतर हो सकती है, और सबसे एक और जो लास्ट पॉइंट मैं ये कहूँगी इस पूरे कि किस तरह से बेहतर हो सकती है, कि स्टेट को अपना नैरेटिव चेंज करना होगा। कर भी रही है वो, हुँ, थोड़ा हुँ। बहुत चीज़ें समझ गई हैं वो, लेकिन ये है कि इसको मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है, और जो समाज दुश्मन, औरत दुश्मन, जैसे मैंने हुँ, पहले हुँ। कहा, माहौल दुश्मन जो भी हुँ। अनासिर हैं, उनको उनकी पुष्पनाई रोकनी पड़ेगी अच्छा हमको। ज़ारा आपने बताया 32,000 वर्कर को दिया जा रहा है। क्या आज के इस महँगाई के दौर में उनका गुज़ारा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या आपको आकर जो लेबर्स हैं वो क्या प्रॉब्लम्स बता रहे थे इस बारे में? 32,000 एक तो मिल नहीं रही है, हुँ, ऊपर से डिले होता है इस पेमेंट में, दूसरी कटिंग होती है उसमें, कि आपने अगर एक दिन भी छुट्टी की है या कोई भी इश्यू हुआ है तो उन्होंने आपकी वेजेस काट दी हैं। दूसरी बात ये है, एक और इम्पोर्टेंट सी बात है जो मेरे से रह गई, अच्छा हुआ कि आपने सवाल किया ये मुझसे, कि जैसे मिनिमम वेज बोर्ड है यहाँ पे, 32,000 भी है तो वो कोई कैलकुलेशन के थ्रू नहीं है। मतलब आप देख लें कि अक्सर ऐसा होता है, और हम कह के ये थक गए हैं, कि जब भी कोई बजट अनाउंस होता है तो हमारे यहाँ सीएम या प्राइम मिनिस्टर आके अनाउंस कर देता है कि वर्कर की वेज ये हो जाएगी। मतलब उनके कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आता। हालाँकि मिनिमम वेज बोर्ड मौजूद है कैलकुलेट करने के लिए, कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, किस तरीके से
क्योंकि उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आपका इन्फ्लेशन रेट इन्वॉल्व होता है, रेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब घर जैसे किराए पे, बहुत सारे लोग किराए पे रहते हैं, और किराया ही जो है ना, सिर्फ़ एक मकान का, एक कमरे का जो घर होता है, वो 15,000 से लेके 20,000 होता है। फिर जो बिजली के बिल आते हैं और गैस का बिल आता है, फिर खुराक है, बच्चे हैं, फिर बच्चे नेचुरली 3-4 बच्चे तो फैमिली में है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। उनकी स्कूलिंग है, उनके उनके कपड़े हैं, उनके खुराक है, उनकी बीमारियाँ हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये 32,000 किसी भी सूरत में जो है वो, मतलब फ़िज़िबल अमाउंट है ही नहीं। तो इसलिए साउथ एशिया का हमने जब ये पूरा निकाला था लिविंग, क्योंकि अब लिविंग वेज की बात हो रही है, और लिविंग वेज मिनिमम वेज से कहीं ज़्यादा होती है, कि जहाँ आप अपनी सेविंग भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हर चीज़ शामिल, उसका रेट शामिल करते हैं। और पाकिस्तान अभी तक जो है वो मिनिमम वेज पे अटका हुआ है, और आईएलओ ने भी जो है वो एक कन्वेंशन अपना लिविंग वेज पे साइन कर लिया है। तो जो लिविंग वेज हमने निकाला है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, वो बनता है 67,000। 67। बिल्कुल। और ये वेज जो है वो सब वर्कर को मिलना चाहिए, जो बिल्कुल डबल है। 32 से बिल्कुल डबल डबल। आप इसको कह लें। तो ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमें लेबर मूवमेंट की ज़रूरत है, कि अपनी ताकत से हम जो चीज़ मनवा सकते हैं, तो वो उसके लिए जो है ज़रूरी है कि वर्कर जितनी जद्दोजहद करेंगे, शामिल होंगे एक-दूसरे के साथ, एक कॉज़ में आके खड़े होंगे, एक प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े होंगे, तब जाके इश्यूज़ जो है वो हम रिज़ॉल्व बिल्कुल तरीके से करा सकते हैं। बाकी ये है कि जब तक ये इश्यूज़ मतलब मीन्स कि एक प्लेटफ़ॉर्म पे आना अगर मुश्किल भी है, तो जहाँ-जहाँ हम बात कर सकते हैं, जैसे आप खड़े होके बात कर रहे हैं, मैं खड़े होके बात करती हूँ, बाकी लोग बात करते हैं, तो इन आवाज़ों को जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी सिंध गवर्नमेंट को कि उनको क्या करना चाहिए? बस ये है कि गवर्नमेंट को मैसेज देना है आपने। गवर्नमेंट को तो लड़ के ही लेना पड़ेगा चीज़ें, क्योंकि हमारे तबके से नहीं है बुनियादी तौर पे देखा जाए। ये पार्लियामेंट में जो बैठा है उनको तो इन्फ्लेशन पता ही नहीं है कि क्या है। कि क्या वर्कर की ज़िंदगी है, कि क्या आम आदमी की ज़िंदगी है, और वो अपने ही इश्यू पे जो है बात कर रहे होते हैं। मैं तो सिंपल ये कहूँगी कि लोगों को जो है वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहिए, शऊरी जद्दोजहद का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि शऊरी जद्दोजहद जब तक हम नहीं खड़े करेंगे, तब तक हमारे हालात तब्दील नहीं होंगे। तो आप पॉलिटिकल जद्दोजहद, जहाँ इकोनॉमिकल जद्दोजहद हम कर रहे हैं, वहाँ पॉलिटिकल जद्दोजहद भी ज़रूरी है, शऊरी आगाही बहुत ज़रूरी है। तभी हम मज़बूती से खड़े रहेंगे और अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, और ये सोसाइटी को, क्योंकि हम कहते हैं कि बदला हुआ इंसान ही जो है हुँ, समाज को बदल सकता है। तो जब तक हम खुद नहीं तब्दील होंगे चीज़ों को करने के लिए, तब तक सोसाइटी भी चेंज नहीं हो सकती। चलिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कराची को अभी कैसा देखती हैं? कैसे हालात चल रहे हैं कराची के इस टाइम? कराची क्या, पूरे पाकिस्तान की अब सिचुएशन अगर देखें तो बहुत बुरी है। इकोनॉमिकल सिचुएशन तो आपको पता है, जो क्राइसिस चल रहा है यहाँ पे, और आईएमएफ की जो पॉलिसी साइन की है हमारी गवर्नमेंट ने, और जो पैसे हम लेने चले जाते हैं बार-बार, उसके नतीजे से इन्फ्लेशन रेट जो है इज़ाफ़ा होता जा रहा है। वो के कह रहे हैं कि कम हो गया है, पहले 40% से 20% तक आ गया है। लेकिन अभी भी लोगों की जो हालात हैं वो बेहतर नहीं हुए हैं। आप मिनिमम वेज की बात कर लें, आप जो खुराक है उसकी बात कर लें, दवाइयों की बात कर लें, मतलब हर चीज़ जो है वो हालत बुरी है। और अब जो क्लाइमेट चेंज जिस तेज़ी से बढ़ रहा है यहाँ पे, और कराची का जो शहर है वो पूरा कंक्रीट बन गया है। मतलब यहाँ दरख्त है नहीं, दरख्त जो है वो उस तरीके से ऑक्सीजन और उस तरह का जो लेवल है कि जो होना चाहिए एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, वो नहीं है। यहाँ पे मैंग्रोव्स को काटा जा रहा है, जो आइलैंड्स हैं, उन पे कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके अगेंस्ट फिर हम सब खड़े हुए हैं। आप लोग भी शामिल थे, हम भी शामिल थे उसके अंदर, उनको रोका गया है। तो ये सारी पॉलिसीज़ हैं कि जो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, किस तरीके से जो है वो विज़नरी नहीं है हमारी, अगर इसको देखा जाए कि वो किस तरीके से जो है वो सोसाइटी को बेहतर बनाना है, और किस तरीके से वर्कर्स के हालात को बेहतर करना है, लोगों के हालात को बेहतर करना है, वो अभी भी उससे बहुत कोसों दूर हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर ये सारी चीज़ें हम देखें, अगर इसको ठीक करना है, और ठीक हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती है, तो इसमें हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम दे रहे हैं उसके अंदर। मेरे हिसाब से मैं देखूँ कि सिचुएशन अभी बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा ज़ारा, जो हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, इसमें लेफ्ट की पॉलिटिक्स जो है, वो फिटिंग क्यों नहीं आ रही? क्या क्या इन इन दोनों में क्या कंपैरिज़न करेंगे आप? देखिए, पूरे इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो इतना महँगा तरीन कर दिया गया है कि एक आम आदमी को खड़ा होना बड़ा मुश्किल है उसके अंदर। जैसे मुझे याद है कि हमने जो है वो बल्दियाती इलेक्शंस जो थे, लोकल बॉडी हुँ, इलेक्शंस लड़े थे हमने, और कोई हमने 5 लोगों को खड़ा कराया था, और कोई हमारा जो है वो हमने कंट्रीब्यूट किया था वो सारा अमाउंट जो है वो, अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा अमाउंट था, जो एक आम आदमी के लिए बड़े मुश्किल है करना। तो ये इस पूरे पॉलिटिक्स का जो सिस्टम इन्होंने डेवलप कर दिया है, और इतना महँगा तरीन कर दिया है कि एक आम आदमी के लिए जगह ही नहीं बनती वहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोग खड़े हो रहे हैं इसके अंदर। जैसे मैंने कहा कि हमारे 5 साथी जो है वो खड़े हुए थे डिफरेंट एरियाज़ के।
गो कि हम नहीं जीत पाए उसके अंदर। लेकिन ये है कि एक अंदाज़ा हुआ कि लोग अल्टरनेट जो चीज़ें हैं वो सुनना चाहते हैं और अल्टरनेट लोगों को देखना चाहते हैं कि जो उनकी उनकी आवाज़ उठाता है या उनकी बात करता है। बाकी लेफ्ट के हवाले से देखा जाए तो वाक़ई ये मैंने जैसे पहले ही कहा कि फ्रेगमेंटेड है बहुत ज़्यादा, कि किसी एक कॉज़ के ऊपर जो है वो हमें एक तरह से आने की ज़रूरत है और उसके लिए जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं और जद्दोजहद कर रहे हैं। बाकी ये कि लेफ्ट के साथी जो है वो खड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, इलेक्शन उन्होंने लड़ा है। लेकिन ये है कि अक्सर इश्यूज़ ये है ना, मैंने आपसे पहले ही क्या कहा कि आप खर्चा ज़्यादा करेंगे उसके अंदर, तो लोग जो है समझते हैं कि यार ये पार्टी जो है आके मसले को हल कर देगी हमारे और ये जो इश्यूज़ को रिज़ॉल्व होगा। लेकिन जो नज़रियाती पॉलिटिक्स है या जो जिसको हम कहते हैं कि जो मज़दूरों की पॉलिटिक्स है या वर्किंग क्लास की पॉलिटिक्स है, उसको जो है वो मेरे ख़्याल से लोगों में मज़ीद अब जाने की ज़रूरत है। लोगों को नीचे तक समझना आना चाहिए कि यार ये लोग हैं जो सही बात करते हैं और ये लोग हैं कि जो हमारे इश्यू को रिज़ॉल्व करते हैं और इनको हम इस जगह पे पहुँचाएँ जहाँ पे जाके मसलों का हल हो सकता है। तो ये रिवायती पॉलिटिक्स जो है अभी तक हमारे यहाँ जारी जारी है। लोगों को मालूम है कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, नून लीग क्या कर रही है, पीटीआई का क्या हाल-चाल है, लेकिन वोट जो है अगर मैं खड़ी होंगी या आप खड़े होंगे तो फिर हमें वो वोट नहीं देते हैं। तो इसलिए लोगों को मेरे ख़्याल से ये अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो मैंने कहा ना कि जहाँ हम इकोनॉमिकल लड़ाई लड़ते हैं, वहाँ हमें जो है वो सियासी शऊर भी जो है लोगों में देना बहुत ज़रूरी है और सियासत जो है वो हमारा सबका पार्ट है। मतलब अगर बिजली नहीं है हमारे घर में, लाइट नहीं आ रही है, तो नेचुरली वो हमारा वो क्या है, वो सियासी मसला है। पानी अगर हमारे घर में नहीं आ रहा है, तो वो भी सियासी मतलब सियासत हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो ये कहना कि सियासत पे बात नहीं करनी चाहिए या सियासत खराब लोगों का काम है, तो ऐसे ये बिल्कुल गलत मफ़रूज़ हैं, इसको ठीक होने की ज़रूरत है और जहाँ तक हम जा सकते हैं, हम पहुँच रहे हैं और लोग अब इसको कंसीडर कर रहे हैं कि यार ये इलेक्शन लड़ना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये असेंबलियाँ जहाँ पे हमारी ज़िंदगियों के फैसले होते हैं, जब तक हम नहीं पहुँचेंगे वहाँ पे, मसले का हल नहीं निकल आएगा। इसलिए आप देखें कि जैसे हम इलेक्शन में गए हैं, इस तरह से बाकी जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स हैं, बाकी जो साथी हैं वो भी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन ये है कि अब टाइम लगेगा उसको बेहतर होने के लिए सिचुएशन को, और मैं समझती हूँ कि आगे आने वाला वक़्त जो होगा कि इसमें हम जैसे लोग जो है वो अ, आगे आएँगे। बिल्कुल आगे आएँगे और पॉलिटिक्स का हिस्सा मतलब असेंबलियों के अंदर बैठेंगे और चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ज़ारा, आज मुझे बहुत डिटेल में आपसे बात करने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा आप आई। थैंक यू सो वेरी थैंक मच। यू, आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने हाँ, का। इसके साथ ही मैं इख्तिताम चाहूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।